हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स्ट्रा। तो इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का PYQ सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2019 में पूछा गया था। 2019 में जो बिहार बोर्ड में मैथ का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था इंटर में, उसका हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, MCQ का, एक से उसमें 50 क्वेश्चन था, 1 से 50 तक। इस वीडियो में हम MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसे पूरा देखिएगा। तो हमारे पास है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 में जो एनुअल एग्जाम हुआ था, उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसका हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और हमारे पास है सेट जी। तो सभी सेट में सेम ही क्वेश्चन रहता है, नंबरिंग इधर से उधर हो सकता है, मिला लेना। तुम्हारे पास कौन सा सेट है उस हिसाब से। हमारे पास है सेट जी, तो इससे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 से हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया गया है। इफ ए वेक्टर ए दिस एंड वेक्टर बी दिस, देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस 3b इन डॉट टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहले वेक्टर ए में 3 वेक्टर बी को ऐड करना है, और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो यहाँ पे पहले ये निकालते हैं, फिर ये निकालेंगे, और फिर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वेक्टर ए है हमारे पास, ये दिया गया है, और बी है ये। तो यहाँ पे पहला में क्या करना है कि वेक्टर ए में 3b से बी को ऐड करना है। तो पहले 3b निकालते हैं, 3 वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर बी में सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सभी आई जे के कोफिशिएंट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 है पहले से, तो ये 9 वेक्टर आई हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पे 3:2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 वेक्टर जे हो जाएगा, और फिर -3 वेक्टर के हो जाएगा। तो ये 3b आ गया है, और इसको ऐड करना है ए में। तो a प्लस 3b निकाल लेते हैं, 3 वेक्टर b। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए दिया गया है, इसको इसमें ऐड करना है। यहाँ पे 3 वेक्टर बी जो निकाले हैं उसमें। तो यहाँ पे आई ऐड होगा आई से, जे ऐड होगा जे से, और के ऐड होगा के से। तो आई का कोफिशिएंट है वहाँ, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 9 आई है। ये दोनों ऐड होगा तो ये 10 आई हो जाएगा, 10 वेक्टर आई। फिर प्लस देंगे, यहाँ पे एक वेक्टर जे है, और यहाँ पे 6 वेक्टर जे, दोनों ऐड होगा तो ये 7 वेक्टर जे हो जाएगा, वेक्टर जे। और फिर यहाँ पे +2 वेक्टर के है, और यहाँ पे -3 वेक्टर के है, दोनों ऐड होगा तो -ऑफ वेक्टर के हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस 3b आ चुका है, ये होता है। अब निकालना है वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो पहले यहाँ पे वेक्टर बी तो पता है, इसमें माइनस से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे वेक्टर ए में 2 से। तो 2 वेक्टर ए पहले निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ से वेक्टर ए में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 वेक्टर आई आ जाएगा, प्लस 2 वेक्टर जे आ जाएगा, और फिर मैं +4 वेक्टर के आ जाएगा। और यहाँ पे इसको, ये जो आया है इसमें से हमें माइनस करना है बी, वेक्टर बी को। तो ये निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू। तो वेक्टर ए 2 वेक्टर ए में हमें इसको वेक्टर बी को माइनस करना है। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ पे माइनस वेक्टर आई हो बचेगा। और फिर यहाँ पे 2 में से 2 माइनस होगा, तो ये 0 वेक्टर जे बचेगा, 0 इंटू वेक्टर जे। फिर प्लस यहाँ पे देंगे, 4 में से माइनस करेंगे -1, तो ये 5 आ जाएगा, 5 वेक्टर के। तो ये दोनों आ चुका है हमारे पास, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दिया गया यहाँ पे 3 प्लस वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी का डॉट निकालना है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। तो यहाँ पे इस दोनों, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, फिर +2, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, फिर +2, और फिर के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, और उसे कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे 10, इसका आई का कोफिशिएंट है 10, इसका आई का कोफिशिएंट है -1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा। और फिर प्लस देंगे, इसका जे का कोफिशिएंट है 7, और उसका जे का कोफिशिएंट है 0, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा। फिर प्लस देंगे, इसका के का कोफिशिएंट है -1, इसका के का कोफिशिएंट है 5, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये -15 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इस दोनों वेक्टर का -15 आ गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है dx/1 + x² का, ये किसके इक्वल होगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये इक्वल होता है -cot इनवर्स प्लस सी का। तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि डिफ्रेंसिएशन होता है cot इनवर्स
एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू डी कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इधर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1 कॉन्स्टेंट है, इसे अंदर भी कर सकते हैं, ये डी माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये इक्वल्स टू है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी -1 कॉन्स्टेंट है, बाहर भी कर सकते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा, तो इसे बाहर है तो अंदर भी ले सकते हैं इम्प्लाइज। तो ये यहाँ से हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट कर दें हम दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, यहाँ से तुम देखोगे इसे इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये डी माइनस कॉट इनवर्स एक्स है अपॉन डी एक्स है, और इसे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो तुम्हें पता है इसका माइनस कॉट इनवर्स एक्स का एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम एक्स के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो हमें अंदर जो फंक्शन है वही मिलेगा। तुम्हें एक चीज़ पता होगा, डी एफ ऑफ एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर से इस जो रिजल्ट आएगा इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो अंदर जो फंक्शन है तुम्हें वही मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और लास्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा, तो यहाँ पे ये आ जाता है, जो अंदर फंक्शन है वही हो जाता है। तो यहाँ पे भी पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स को, फिर इंटीग्रेट कर दे रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अंदर जो फंक्शन है वही मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस एक कांस्टेंट के देंगे क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट के देंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। तो यहाँ पे ये किस ऑप्शन में, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट सी यूज किया है, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स यहाँ आना चाहिए था, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 3 देखते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है 2 ऑर्डर का, यहाँ पे पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये किसी स्केलर के इक्वल है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना है, सिंपली इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये साइन 20 डिग्री, ये कॉस 70 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, फिर माइनस देंगे यहाँ पे, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस है कॉस 20 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री। तो तुम्हें पता होगा एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी फार्मूला पे इसे ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे ए के स्थान पे है 20 डिग्री और बी के स्थान पे है 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो ये दोनों होगा तो साइन 90 ऐड होगा तो साइन 90 डिग्री बन जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम्हें यहाँ पे इस साइन कितना का 1/√2 वैल्यू होता है, साइन π/4 का 1/√2 वैल्यू होता है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का हो जाएगा। तुम्हें पता होगा कि साइन 45 डिग्री का यहाँ पे π/4 उसे रेडियन में लिखते हैं, तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ से इन्वर्स निकालेंगे तो ये π/4 इक्वल्स टू साइन इस तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और 1/√2 हो जाएगा। तो साइन 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे देख सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो तुम इससे देखोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो इस फॉर्म का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर पी
और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर ये जो इस फंक्शन होगा उसमें एक्स वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाता है आई एफ, इससे शॉर्ट में लिखते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ई के पावर में ये जो फंक्शन यहाँ पे आएगा पी ऑफ एक्स उसका इंटीग्रेशन कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में और ई के पावर में कर देना है। तो जो भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डिग्री शामिल है उसको इस फॉर्म में पहले ले आएंगे जो यहाँ पे लिखे हैं और फिर उस यहाँ से पी ऑफ एक्स देखेंगे क्या होता है, फिर वहाँ से आई एफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया हमारे पास जो क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखोगे कि ये माइनस कॉस एक्स पी एक्स यहाँ पे जो है वो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो हो जाएगा वह ई के पावर में करो और पी ऑफ एक्स जो कि यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जाएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स और माइनस कॉन्स्टेंट है इसे बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर कॉस इंटीग्रेशन ई टू द पावर कॉस एक्स डी एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हो। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3। यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है उसके मेन डायगोनल पे सभी इंट्रीज 1 होता है और बाकी सभी इंट्रीज नॉन डायगोनल पे जो होता है वह सभी 0 होता है। तो यहाँ पे इसमें जो है ऑप्शन बी में ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेन डायगोनल पे सभी इंट्री 1 है और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है सबका 0 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरह से अगर 2x2 का पूछता तो वहाँ पे मेन डायगोनल पे 1 और सभी इंट्रीज 0 हो जाएगा नॉन डायगोनल वाला। तो यहाँ पे ये 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3x3 का ये है। अगर 4x4 ऑर्डर का पूछता तो वहाँ पे 4 रो 4 कॉलम होता जिसमें मेन डायगोनल पे सभी इंट्री 1 होता, नॉन डायगोनल वाला सभी 0 होता, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसे देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। तो यहाँ पे निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हमें इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो ये देखोगे कि ये पॉइंट 3 डायमेंशनल पॉइंट है। तो मैं अगर दिखाऊं इसका पॉइंट बना के 3 डायमेंशन में, तो ये होता है यहाँ पे 3 4 5 है। एक मिनट इसका पॉइंट बनाता हूँ, ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू यहाँ पे 3, 4, 5, ये पॉइंट एक बन गया है। यहाँ पे रेड वाला जो आया है ये पॉइंट है, पॉइंट ए। अब देखो इसका हमें पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और भी हम छोटा बड़ा करेंगे तो यहाँ से कहीं से भी इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस सीधा यही रहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से ये यहाँ पे डालेंगे एक, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक बना लेते हैं जिसमें एक और पॉइंट बना लेते हैं बी इक्वल्स टू, जिसमें एक्स तो 3 ही होगा और वाई जेड 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये ब्लू वाला और रेड वाला का जो डॉट है, यहाँ इस डॉट से इस डॉट तक हमें डिस्टेंस निकालना होगा। यहाँ पे एक बना लेते हैं सेगमेंट ए टू बी। तो ये जो ग्रीन का यहाँ पे आया है लाइन, इसी का हमें डिस्टेंस निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से इस डॉट तक इसका निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हालांकि सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा है लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। निकाल तो यहाँ से ये पूरा एक्स एक्सिस है, इसको कहीं से यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा। तो ये जो पॉइंट है वहाँ से सीधा देखना है एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है। जहाँ एक्स एक्सिस होगा वहाँ पे वाई और जेड 0 होगा, तो वाई और जेड 0 करके हम ये पॉइंट निकाल लें। 3, एक्स को एक्स ही रहने दिए हैं 3 ही, और वाई और जेड को 0 कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि ये डिस्टेंस हमें निकालना होगा, जिसमें ए पॉइंट है यहाँ पे 3, 4,
5 और बी है 3,0,0। तो इस पॉइंट से ए से बी तक हमें डिस्टेंस निकालना है। ए है रेड और यहाँ पे बी है ब्लू, तो यहाँ से रेड पॉइंट से हम इस ब्लू पॉइंट तक यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है और बी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे इससे हमें डिस्टेंस निकालना है ए का, और बी का कोऑर्डिनेट 3,0,0 है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं ए, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और यहाँ पे 3,4,5 दिया गया है और ये एक्स एक्सिस का पॉइंट मान लेते हैं जो कि हमें मिला था। यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे था 3,0,0 ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी जो है 3,0,0 है, एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वाई और जेड 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस का पॉइंट तक डिस्टेंस इस तरह से निकाल लेंगे। और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंदर y2 माइनस y1 करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे x2 है 3 और यहाँ पे भी x2 है, x1 है 3, तो ये हमें 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस देना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस देंगे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यही डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 3 माइनस होगा तो ये 0 होगा, फिर प्लस देंगे, यहाँ पे 0 -4 में 0 ऐड करना है तो -4 आएगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, -5 में 0 ऐड कर रहे हैं तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 25 + 6 31 + 10 ये आ जाएगा 41 इक्वल्स टू इसका डिस्टेंस 41 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। किसी पॉइंट से जिस एक्सिस को यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उस एक्सिस के अलावा जो कोऑर्डिनेट है उसे 0 कर दो और फिर उस जो पॉइंट बनेगा वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। तो यहाँ पे तुम्हें एक फार्मूला पता होगा इंटीग्रेशन, यदि यहाँ पे dx/x² + a² रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस यहाँ पे कांस्टेंट k आएगा। तो यहाँ पे ये 16 को हम ये लिख सकते हैं dx/x² + 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक स्थान पे अब 4 आ चुका है तो इसे 1/4 tan इनवर्स x/4 + k लिख सकते हैं। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन बी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे sec x का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तुम एक चीज़ इसमें कर सकते हो, sec x इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो sec x + tan x से, sec x + tan x से मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे sec x + tan x से, और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को अब t मान लो, तो ये हो जाएगा sec x + tan x = t, और इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो sec x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है sec x × tan x, sec x × tan x, और tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x, और t का x के रिस्पेक्ट में ये dt/dx हो जाएगा। और इसमें से हम sec x कॉमन लेंगे और dx को इस तरफ कर लेंगे और यहाँ पे इसको पहले लिख लेंगे sec x को, तो sec x, और इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ पे sec x आ जाएगा और फिर प्लस tan x आ जाएगा। इसमें हम sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे tan x को इस तरफ कर लेंगे, इक्वल्स टू dt लिख लेंगे। तो ये देखोगे कि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे इसको हम dt लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू आ जाएगा dt, और इसको माने तो जो डिनोमिनेटर में इसको t, तो यहाँ पे t लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब आ चुका है 1/t का इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c सब में ऐड कर रखा है तो हम भी आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज करेंगे। इसका मॉड देंगे क्योंकि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए वरना लॉग डिफाइन नहीं होगा। और t को माने थे sec x + tan x, तो रख देंगे ये log sec x + tan x आ जाएगा, इसका मॉड प्लस c। तो ये किस ऑप्शन में है, ये इसका जो क्वेश्चन में था इसका इंटीग्रेशन आ चुका है यहाँ पे log sec x + tan x + c। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है log
सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले उस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करो, वहाँ से जो एक्स मिलेगा उस एक्स पे हमें फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। अगर डबल डेरिवेटिव उस एक्स पे जीरो से छोटा आता है तो मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे फंक्शन, और जीरो से बड़ा आता है तो मिनिमम होगा उस पॉइंट पे एक्स जो निकालेंगे उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा फंक्शन। तो यहाँ पे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट टाइम, फिर से जीरो के इक्वल करेंगे, वहाँ से एक्स निकालेंगे क्या होगा। तो इस फंक्शन दिया गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा। पहले वन अपॉन एक्स को बाहर करेंगे और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये वन अपॉन एक्स आ जाएगा, वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस देंगे और फिर लॉग एक्स को छोड़ेंगे, वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लॉग एक्स इंटू आ जाएगा वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, उसे करना है जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स करेंगे जीरो के इक्वल, और यहाँ से जो एक्स मिलेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से वन माइनस लॉग एक्स आया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से निकाल लेंगे इम्प्लाइज, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। अगर इसे पूरा को जीरो करना है तो यहाँ पे वन माइनस लॉग एक्स जीरो होना चाहिए, तभी ये जीरो होगा। तो इसे जीरो कर लिया हम, यहाँ इम्प्लाइज यहाँ से लॉग एक्स को इस तरफ करेंगे तो ये लॉग एक्स इक्वल्स टू वन हो जाएगा, और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो यह ई टू द पावर वन हो जाएगा, जो कि एक्स इक्वल्स टू ई मिलेगा हमें। अगर यहाँ पे इस तरह से रहता है लॉग ए एक्स इक्वल्स टू, अगर टू करेंगे तो ये एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये जो बेस में आता है इस तरफ जो है वो स्क्वायर आ जाता है बेस पे, और एक्स इक्वल्स टू इसे इस तरह से लिखा जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहता है वो नेचुरल लॉग ही रहता है, बेस में ई रहता है। तो यहाँ पे एक्स निकालेंगे तो यह ई टू द पावर वन हो जाएगा, जो कि ई मिलेगा। तो हमें फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव मतलब फंक्शन को डेरिवेटिव किए, उसके जीरो के इक्वल किए, तो यहाँ से एक्स हमें ई मिला है। तो अब इस जो एक्स पे हमें निकालना है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये है, सी को एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से करेंगे एफ डबल डैश करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश से डिनोट करते हैं। तो ये एफ डबल डैश मतलब इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करें, जो रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर छोड़ेंगे, लॉग एक्स है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पे वन माइनस लॉग एक्स को बाहर छोड़ेंगे, और वन माइनस लॉग एक्स को बाहर छोड़ेंगे, और फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा माइनस वन लॉग एक्स इंटू ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यू माइनस यहाँ से आ जाएगा वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो यहाँ से करेंगे ये, देखेंगे कि अगर माइनस इसमें से कॉमन लें तो ये इस तरह से बन जाएगा वन अपॉन एक्स क्यू और माइनस वन माइनस लॉग, यहाँ पे प्लस आएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यू। अब हमें इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो आया है एक्स, यहाँ पे ये इस पे हमें एक्स इक्वल्स टू ई पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे ई रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ई आ जाएगा, ई क्यू प्लस वन माइनस लॉग ई अपॉन ई टू द पावर क्यू। तो ये है लॉग, नेचुरल लॉग बोले बेस में ई रहता है, तो यहाँ पे लॉग के साथ जो है उसी के बेस में है तो इसका वन हो जाता है, लॉग के साथ जो है उसी के बेस में वही चीज़ें हैं, लॉग ई है और बेस में भी ई है तो ये वन हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन ई प्लस यहाँ पे ये वन होगा तो वन में से माइनस होगा तो ये जीरो होगा, तो ये टोटली जीरो बन जाएगा। यहाँ पे ई क्यू है तो ये देखोगे कि एफ डबल डैश ई जो आ चुका है डबल डेरिवेटिव फंक्शन का ई पे, वो आ चुका है माइनस वन अपॉन ई क्यू,
और ये देखो कि निगेटिव है, 0 से छोटा है, तो एफ डेरिवेटिव ई पे मैक्सिमम होगा। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ई पे निगेटिव आ गया है तो मतलब फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ई पे मैक्सिमम होगा। तो हमें फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ई पे देखना है ये क्या आता है, एफ डैश ई पे क्या होगा, एफ फंक्शन देखना है ई पे क्या होगा। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स के स्थान पे ई रख देंगे तो ये आ जाएगा लॉग ई अपॉन ई, और नेचुरल लॉग ही क्वेश्चन में दिया रहता है जिसका बेस ई हो, तो यहाँ पे अगर बेस ई होगा तो यहाँ पे लॉग के साथ जो है उसी के बेस में वही है तो इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन ई आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन डी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पहले फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालो, उसे 0 के इक्वल करो, वहाँ से जो x मिलेगा उस x पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालो, और वो देखो कि 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। 0 से छोटा आएगा तो मैक्सिमम होगा उस x पे, और फिर अगर तुम्हें पता चल गया कि मैक्सिमम है उस पॉइंट पे तो फंक्शन को निकालना है इस x पे। फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको, फंक्शन को इस x जो निकालने हैं इस x पे वैल्यू देखना है क्या हुआ, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि 1 अपॉन ई आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 में यहाँ कहा जा रहा है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर दिस इज, इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर ए मान लेते हैं इसको, लेट ए इक्वल्स टू मान लेते हैं 19 वेक्टर आई प्लस 25 वेक्टर जे माइनस 6 वेक्टर के, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा रूट अंदर 19 का स्क्वायर, जो आई जे के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे 5 आएगा, 19 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू रूट अंडर 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 19 इंटू 19 करेंगे तो ये आ जाएगा 918 आएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ से 9 1 हो जाएगा, इससे करेंगे 1 6 3, यहाँ 3 6 1 आ जाएगा, और फिर प्लस 25 आएगा, ये 36 आएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6, यहाँ पे 6 प्लस 5 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 6 और यहाँ पे 6 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 2 2 422। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, मॉडुलस निकाल सकते हो। मॉडुलस मतलब इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रूट के अंदर करके सभी आई जे के कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दे देके बीच में प्लस दो और इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा होगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें x के जगह पे लेमडा एक्स और y की जगह पे भी लेमडा वाई से रिप्लेस करो, और फिर से देखो कि लेमडा सब में कॉमन आना चाहिए और वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर हम ये चेक करें कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो हम x को रिप्लेस करेंगे लेमडा इंटू एक्स से, और y को रिप्लेस करेंगे हम लेमडा इंटू वाई से। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये लेमडा एक्स, लेमडा इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये लेमडा इंटू वाई हो जाएगा, और फिर डी एक्स है तो डी एक्स ही रहने देंगे इसको, और फिर माइनस जो फंक्शन है सिर्फ उसी में रिप्लेस करना है लेमडा इंटू एक्स लेमडा इंटू वाई से। तो यहाँ पे एक्स क्यू है, ये लेमडा इंटू एक्स का क्यू हो जाएगा, और फिर प्लस देंगे यहाँ से लेमडा इंटू वाई का क्यू हो जाएगा, और फिर यहाँ पे डी वाई इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो इसमें से हम इसको करेंगे, ये आ जाएगा लेमडा पे स्क्वायर इंटू एक्स पे स्क्वायर और इंटू लेमडा इंटू वाई हो जाएगा, ये डी वाई दिया गया है, माइनस यहाँ पे लेमडा का क्यू हो जाएगा इंटू एक्स का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस लेमडा का क्यू हो जाएगा इंटू वाई का क्यू हो जाएगा, क्यू दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से डी वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस दोनों लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा क्यू हो जाएगा, इम्प्लाइज लेमडा क्यू हो जाएगा, और यहाँ से एक्स क्यू इंटू वाई डी वाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ से लेमडा दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये लेमडा क्यू हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल्स टू 0। और इस दोनों में फिर देखो कि लेमडा क्यू कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लेंगे, लेमडा क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यू वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि हम लेमडा एक्स को लेमडा एक्स से और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किए हैं, तो ये लेमडा टू द पावर n और दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है इस तरफ।
तो ऐसा होता है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। लैम्डा पूरे में कॉमन आ जाए इस तरह से, पूरे लैम्डा जो भी है किसी में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, पूरा कॉमन आ जाए इस तरह से, और बाद में हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बचे इस तरह से, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखो कि यही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि ऑप्शन ए में है। इस सब में चेक करोगे तो ये यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, सभी में लैम्डा कॉमन होके सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगा। जैसे कि यहाँ पे इसमें एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करोगे, वाई को भी लैम्डा वाई से, तो यहाँ पे लैम्डा 2 जगह आएगा, उसका स्क्वायर ही यहाँ पे बाहर आएगा, जबकि इसमें लैम्डा एक्स का पावर 4 करोगे तो इसमें लैम्डा टू द पावर 4 दोनों में आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैम्डा का स्क्वायर ही आएगा, तो इस पूरे से लैम्डा कॉमन नहीं आ पाएगा, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। इस तरह से ये दोनों को भी चेक कर लेना, एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करके देखना कि यह भी सभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। तो यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, उसे एक्स को लैम्डा एक्स से वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करो, और फिर देखो कि सभी में से लैम्डा एक्स इस तरह से लैम्डा क्यू जो इसमें बाहर आ गया है, बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिर्फ बचा है जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन में, वही इसी तरह से बचना चाहिए। यहाँ पे किसी में भी लैम्डा फिर से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, पूरा लैम्डा यहाँ पे कॉमन आ जा रहा हो, तो यहाँ पे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस तरह से चेक कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 दिया गया, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, 0 से π/2 दिया गया लिमिट cos x का x के रिस्पेक्ट में, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, और यहाँ पे sin x, और लिमिट दिया गया 0 से π/2, तो x को एक बार π/2 से रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस देंगे और फिर 0 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस देंगे, फिर cos, यहाँ पे साइन ही देना है, साइन को फिर x को फिर 0 से रिप्लेस करेंगे, और साइन 0 0 ही होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 माइनस 0 यह आ जाएगा 1, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 में एक मैट्रिक्स ए दिया गया और मैट्रिक्स बी दिया गया, इसमें 2a + 3b मैट्रिक्स क्या होगा वो निकालना है। पहले ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है बी में 3 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले 2a निकालते हैं, मैट्रिक्स ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट को सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, तो 2b ये आ चुका है, 2a ये आ चुका है, तो अब 3b निकालना है, 3 इंटू बी, तो अब बी में सभी इंट्रीज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो इस अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है, 2a + 3b, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्री को करस्पॉन्डिंग एंट्री से ऐड करो, तो यहाँ पे 6 इस 21 में ऐड होगा तो ये कितना आ जाएगा 27, और ये 12 इस 24 से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, और ये 10 इस 15 में ऐड होगा तो ये 25 आ जाएगा, और यहाँ पे -8 इस 18 में ऐड होगा तो ये +10 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में 27 36 25 10, 27 36 25 10 ये ऑप्शन बी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज दिस, तो हमें ये निकालना है, देन 3 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 इज, ये निकालना है क्या होगा। तो पहले इसमें जो ब्रैकेट में है वो उसे निकालना है, 2 स्टार 3 a स्टार b दिया गया है हमारे पास 2a + b, तो यहाँ पर पहले जो ब्रैकेट में उसे कैलकुलेट कर लो, 2 स्टार 3, तो यहाँ पे a है 2 और b हो जाएगा 3, तो यहाँ पे a के स्थान पे 2 आ जाएगा, 2 × 2, और b के स्थान पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटली यहाँ पे 2 × 2 4 + 3 7 आ जाएगा। तो अब ये 2 स्टार 3 के स्थान पे 7 हो जाएगा, तो ये 7 तो ये हो जाएगा 7 स्टार 4, तो अब a के स्थान पे 7 आ चुका है और b के स्थान पे 4, तो अब 7 स्टार 4 निकाल लेंगे, यहाँ पे a अब 7 हो चुका है और b हो चुका है 4, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 × 7 + 4, तो 7 × 2 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू +4 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो टोटली लास्टली हमारे पास जो आंसर आया है वो 18 है, तो ये किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16। तो इस 16 क्वेश्चन में है, इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस इज, इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम लिख लो, 1 1 1
और 2 3 4 ये सेकेंड कॉलम है, और 4 6 9 ये थर्ड कॉलम है। और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जो है उसे एक बार और रिपीट करके लिखो। फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 और सेकेंड कॉलम है 2 3 4। तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है। इस तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर प्लस प्लस बीच में लिखते जाओ। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आएगा। फिर प्लस देना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। फिर प्लस देना है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। अब माइनस देना है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट देना है। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर बीच में प्लस प्लस देते जाना है। इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। फिर प्लस देंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। फिर प्लस देंगे और इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 2 को, तो ये 18 आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो वैल्यू होगा यही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 है, प्लस 12 है, प्लस 16 है, माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 -24 -18 आ जाएगा। ये 12 इस 12 को कैंसिल करेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पे ये 18 इस 16 से माइनस होगा तो -2 मिलेगा। और 24 यहाँ पे 27 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 3 होगा। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 1 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 1 आ चुका है। तो ये ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड रो को यहाँ पे एक बार और रिपीट करके इस तरह से लिख लो, और यहाँ पे इस तरह से पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो, इस तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इस तीनों को, इस तीनों को, इस तरह से प्लस दो। जब इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे उससे पहले माइनस देंगे, फिर इस तीनों को करेंगे, फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से इसे बना सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। तो 17 क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाई ये कर रहा है x1 इक्वल्स टू x2 के सभी x1 जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो देन व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन इज एफ सच दैट ए टू बी, ये एफ जो ए से बी में जो फंक्शन होगा वह किस तरह का फंक्शन होगा। तो इस तरह का जो होता है, अगर दो हम इमेज जो होता है वो एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ये जो पूरा होगा ये एक्स का इमेज होगा। एक्स जो डोमेन से हम लेंगे सेट ए से, वो इसका इमेज होगा एफ ऑफ एक्स। तो हम दो इमेज यदि सेम लेंगे, दो एलिमेंट ले लेते हैं और दोनों का देखते हैं इमेज सेम है, तो ये एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इस तरह से x1 x2 रहता है तो ये 1 1 फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर इमेज सेम है तो यहाँ पे उसका प्री इमेज भी सेम होना चाहिए, तो वो 1 1 फंक्शन होता है। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। ए का हर एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। कोई भी एक का दो एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब यही कि दो, अगर इसमें देखें कि दो अलग अलग इमेज ले रहे हैं, उसका यहाँ पे दोनों को इक्वल कर दिए हैं। अगर दो अलग इमेज लिए लेकिन दोनों को इक्वल कर दिए तो उसका देखें कि प्री इमेज भी इक्वल आ रहा है, तो ऐसा होता है, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो ये ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। तो क्वेश्चन 18 में ये log x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1/x हो जाता है log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन ए में है, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे देख सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19। तो 10x का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। तो ये किस ऑप्शन में है? यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे भी देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20। तो इसमें निकालना है डेफिनिट इंटीग्रेशन है, जिसका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है बी, और एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इससे सिंपली इंडेफिनिट की तरह कर दो। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 2 में एक ऐड होगा और टोटल से डिवाइड होगा। पर यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऐड नहीं करेंगे हम, यहाँ लिमिट दिया गया है वो रखेंगे। तो ये आ जाएगा x³ लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है बी, इक्वल्स टू एक्स के स्थान पे एक बार बी आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे और फिर ए आ जाएगा। तो BQ हो जाएगा ये /3, और फिर माइनस करेंगे AQ/3 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, LCM 3 आएगा, ये हो जाएगा BQ माइनस AQ। तो ये किस ऑप्शन में है? यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा, BQ माइनस AQ/3। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा। तो ये हो जाता है नंबर, कोई मान लो सैंपल स्पेस है, उसका कोई इवेंट है ई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस जो होगा वो इसमें इसके अपॉन में आ जाता है, एंड टोटल ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू होता है
ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा एस, टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होगा वो सैम्पल स्पेस बनेगा एस, तो उसे एन एस डिनोट करते हैं। और एक इवेंट जो ई होगा वो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हो जाता है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस हो जाता है, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन डी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो किसी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वहाँ पे देखना है उस इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं और देखना है कि सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं। तो जितने उस इवेंट में आउटकम्स होंगे उसको नोमिनेटर में लिखना है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा उसे डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई हो जाएगा और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो अपॉन में आएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है ना, दिस मैट्रिक्स इज जीरो, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है, ये जीरो के इक्वल है, तो इसका एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स का वैल्यू मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सब देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट ही इसका निकालना होगा हमें। तो एक्स 15 4 दे रहा है, तो इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। ये जीरो के इक्वल दिया गया है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, ये 4 15 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में पहले माइनस आएगा और फिर 4 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो दिया गया। इसको इस तरफ ले आएंगे तो 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 15 हो जाएगा। यहाँ से 4 ये 4 कैंसिल करेगा तो x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। तो इसमें कहा जा रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एट द पॉइंट दिस। यहाँ पे इस दो कर्व दिया गया है इस तरह से, x इक्वल्स टू टी के फॉर्म में, y इक्वल्स टू टी के फॉर्म में, और इस पॉइंट पे हमें पूछ रहा है क्या होगा। इस पॉइंट में जो होगा 2 होगा वो x होगा और -1 जो है वह y होगा। तो यहाँ पे पहले इसको x को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, फिर y को भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, वहाँ से dy अपॉन dx फाइंड करो, और फिर x के स्थान पे ये पॉइंट रखो 2 और y के स्थान पे -1 पॉइंट रखो और इस सॉल्व करो इस t के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे x को x इक्वल्स टू दिया गया है t² प्लस 3t माइनस 8, इसे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये dx अपॉन dt आ जाएगा, इक्वल्स टू इसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2t आएगा, ये प्लस 3 आएगा। इसमें t कांस्टेंट 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ये भी इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो हमें टोटली इतना ही मिलेगा। और यहाँ पे दिया गया है y इक्वल्स टू 2t² माइनस 2t माइनस 5। तो अब इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा, और ये 2 पीछे आएगा तो इसमें 4 हो जाएगा, 4 और t में से 2 में से एक माइनस होगा तो t बचेगा, ये और -2 इधर बचेगा, -2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो ये सिर्फ 2 होगा और इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे तो इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो dy अपॉन dt अपॉन ये आ जाएगा dx अपॉन dt, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे 4t माइनस 2 में डिवाइड किए हैं हम 2t प्लस 3 से, तो ये आ जाएगा। इसको हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, dt dt कैंसिल होगा तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx ये आ चुका है। हमें इसमें t का वैल्यू फाइंड करना है, ये जो होगा dy अपॉन dx यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इस कर्व का, लेकिन हमें इस पॉइंट पे निकालना है 2 -1 पे। इसमें x y दिया गया है, ये 2 और -1 जो x और y है, और इसे हमें t के फॉर्म में ये टेंजेंट का जो ये आया है ये t के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे x है 2, इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 कर देंगे, इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इक्वल्स टू आ जाएगा t² प्लस 3t माइनस 8, और यहाँ पे ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा t², 2 इसको इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये आ जाएगा t² प्लस 3t, और इसमें इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जिसमें इसमें ऐड होगा तो ये -10 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 बचेगा। और तुम्हें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तुम्हें एक फार्मूला पता होगा, t इक्वल्स टू हो जाता है प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा -b होगा तो b यहाँ पे 3 है तो ये -3 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² और b² यहाँ पे b3 है तो ये 9 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और फिर -4ac, a है 1 और c है -10 तो ये प्लस 40 आ जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा, a है 1 तो ये सिर्फ 2 होगा, तो इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस ये 49 बाहर आएगा 7 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, और ये एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे +4 होगा
और अपॉन टू आएगा, और माइनस करेंगे तो ये -10 आएगा, अपॉन टू -5 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किए यहाँ पे तो -10 आएगा। अब y इक्वल्स टू वाई का है यहाँ पे -1, तो इस इक्वेशन में y -1 रखेंगे और फिर y के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे -1, अब दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2t² -2t -5। तो अब यहाँ से -1 को इस तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2t² -2t, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये -4 बचेगा इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे t के लिए तो ये आ जाएगा माइनस बी होता है तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर b² होता है तो ये 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 2 8 हो जाएगा, और इसमें एक और 4 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ये अपॉन में 2a आता है, ये यहाँ पे 2 है तो ये 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 2 + माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा, 36 होगा तो ये बाहर 6 आएगा अपॉन 4, और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा एक बार 2 और एक बार आएगा -1। तो यहाँ पे अब देखते हैं t का वैल्यू, यदि हम 2 लेते हैं, इसमें 3 वैल्यू आए हैं 2 -1 और -5, तो dy/dx है, ये dy/dx दिया गया है, हमें आया है 40 - 2/2t + 3, यहाँ पे dy/dx। तो यदि x इसमें एक बार लेंगे, यहाँ पे t, इसमें t आया है 4 वैल्यू, इस t के लिए यहाँ पे -2 और -5 आया है, और इस t के लिए 2 -1 आया है, 2 इसमें दोनों में आ रहा है, और -5 और -1 यहाँ पे सभी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx। जब अगर t लेंगे हम 2 तो ये आ जाएगा, हर t के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 8 आएगा, 8 में से 2 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा अपॉन, और ये 4 + 3 ये कितना आ जाएगा 7, 4 + 3 ये 7, 6/7 आया है। अगर t 2 लिए तो अगर dy/dx में t यदि लेंगे -5 तो देखते हैं क्या आता है। t अगर -5 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -20 आ जाएगा, इसमें -2 ऐड होगा तो -22 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे -10 आएगा, और फिर प्लस इसमें 3 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये 22/7 आएगा। और एक और करते हैं, एक और dy/dx ये निकालना है, -1 पे t जब इक्वल्स टू होगा -1 के, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है इसमें, -4 में -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 आएगा, इसमें -2 ऐड होगा तो ये -6 आएगा अपॉन, इसमें -2 होगा, यहाँ पे -1 रखेंगे -2, इसमें 3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये -6 आ चुका है। तो इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन कौन सा दिया गया है। हमारे पास आंसर आया है एक ये, यहाँ पे एक ये आंसर आया है, एक ये आया है, और एक -6 आया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है ये 6/7 ही सिर्फ दिया गया है, ऑप्शन सी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फाइंड कर सकते हो, स्लोप ये 6/7 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, स्लोप जो होता है कर्व को पहले डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx जो आएगा वही स्लोप होगा, उसमें जो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वो पॉइंट यहाँ पे रख दो। पॉइंट हमें पता नहीं था, यहाँ पे दो कर्व x को t के फॉर्म में, y को t के फॉर्म में दिया गया था, लेकिन x वो पॉइंट दिया गया है, हमें पता है इसमें 2x है और -1 y है, तो यहाँ पे रख के इसे t के लिए सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख के देखे तो ये 6/7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें tan इनवर्स x + cot इनवर्स x दोनों पे सेम एंगल हो, दोनों इनवर्स में हो tan और cot, और बीच में प्लस हो, तो ये π/2 के इक्वल हो जाता है। और देखना चाहते हो ये कैसे होता है, दोनों में से किसी एक को y मान लो, तो ये cot इनवर्स x को ही मान लेते हैं y, और यहाँ से cot इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से cot y, और x इसे cot y को हम ये भी लिख सकते हैं tan π/2 यहाँ पे -y, ये π/2 जो -y आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही होता है, और tan चेंज होगा 90 है तो tan चेंज होगा तो फिर से ये cot y ही बन जाएगा। tan 90 - थीटा क्या होता है, tan cot थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो ये tan π/2 - π/2 90 डिग्री के ही इक्वल होता है, tan π/2 - y cot y फिर से हो जाएगा। तो यहाँ से अब tan निकाल लेते हैं, tan को इस तरफ करेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x = π/2 -y हो जाएगा, y को भी इस तरफ कर लेंगे, और y को यहाँ पर माने थे ये, तो ये रख देंगे, तो tan इनवर्स x ये पहले इस तरफ कर लेते हैं, प्लस y = π/2 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज tan इनवर्स x y के स्थान पे ये रख लेंगे cot इनवर्स x, तो ये प्लस cot इनवर्स x / π/,
इक्वल्स टू π/2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका प्रूफ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 25। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर आता है तो वो कम्यूटेटिव होगा। यहाँ पे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों सेम ही आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखना है किसके इक्वल होता है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों सेम ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे ये होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ए क्रॉस बी करना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी निकालना है तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, वो होता है माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए, वो सेम होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो हमने आगे देखते हैं क्वेश्चन 26। तो इसमें कहा जा रहा है एक यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए ही है, उसी का क्रॉस उसी के साथ निकाल के इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर बी के साथ, और देखना है ये किसके इक्वल होता है। तो दो सेम वेक्टर रहता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ, यहाँ पे दोनों सेम होगा तो एंगल पैरेलल हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, यहाँ पे देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इंटू एक यूनिट वेक्टर एन आता है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे एन से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो एंगल जीरो बनेगा, और एंगल जीरो बनेगा तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो ये पूरा जीरो इंटू वेक्टर एन हो जाएगा, और किसी वेक्टर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो वेक्टर ही आता है। तो अगर उसी का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकालते हैं तो हमें जीरो वेक्टर आता है, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो जीरो वेक्टर इंटू डॉट निकालना है वेक्टर बी के साथ, और किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के साथ निकालते हैं तो वो जीरो ही आता है, स्केलर आएगा यहाँ पे जीरो। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाएगा। वेक्टर जीरो वेक्टर को किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो हुआ जीरो ही आएगा, स्केलर में आएगा जीरो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो वेक्टर में आएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हमने आगे देखते हैं क्वेश्चन 27। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो इसे चेन रूल से करेंगे हम। साइन स्क्वायर एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स, और जो पावर के नीचे उसे नीचे लाएंगे, डी साइन एक्स पावर के अंदर जो आ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो साइन को नीचे करेंगे और डिवाइड किया तो फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे, चेन रूल से इस तरह से इसे कर लेंगे, फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब पावर के अंदर जो आ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो पावर पीछे आएगा, उसमें से एक माइनस वन होगा, तो ये सिर्फ साइन एक्स बचेगा इंटू यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है कॉस एक्स। तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए। ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 28। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो पोजीशन वेक्टर जो बनाते हैं उसमें इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये जी एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो होता है उसे वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट वेक्टर वेक्टर जो होता है वो वेक्टर जे होता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और जी एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे वेक्टर के से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसे वेक्टर एक्स आई में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते, वो एक्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्स निगेटिव हुआ तो रिवर्स डायरेक्शन में ये एक्स इंटू वेक्टर आई हो जाएगा, और अगर एक्स पॉजिटिव ही है तो ये वेक्टर सिर्फ स्केल्ड हो जाएगा। मान लेते हैं सब पॉजिटिव ही है, तो ये अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर आई में तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, वेक्टर स्केल्ड हो जाएगा, एक्स इंटू वेक्टर आई हो जाएगा। और वाई में अगर इसमें वेक्टर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई इंटू वेक्टर जे हो जाएगा, और इसमें हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड इंटू एक्स वाई जेड कोई स्केलर है। तो वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है स्केलर किस तरह का है। अगर निगेटिव हो तो रिवर्स होकर स्केल्ड हो जाता है, अगर 1 से बड़ा हुआ तो, अगर 0 1 से बड़ा हुआ तो स्क्वीज हो जाता है, छोटा हो जाता है वेक्टर। तो इस तरह से एक्स वाई जी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट है, तो ये अगर यहाँ पे इसका हमें पोजीशन वेक्टर बनाना है इस पॉइंट को, तो हम इसे आई में एक्स से मल्टीप्लाई कर इस तीनों डायरेक्शन में देखना है कि यूनिट वेक्टर क्या हुआ है। इस डायरेक्शन में आई होता है, इस डायरेक्शन में जे, और वो जी एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है। तो इस तीनों पॉइंट में जो आ रहा है, इस पॉइंट में जो तीनों कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको हम इस यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे।
और फिर इस वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ रहा है उसमें वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी कोऑर्डिनेट जो आ रहा है इसमें वो जी एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तीनों को ऐड करेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। इसे वेक्टर ए मान लेते हैं, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के। तो ये जो हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट 3 डायमेंशन का ये पॉइंट है, एक्स वाई जी एक्सिस कोऑर्डिनेट इसमें इस पॉइंट में तीनों आ रहा है। तो एक्स वाई जी एक्सिस के डायरेक्शन में देख लो कि यहाँ पे कौन यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में तीनों के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसमें एक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिए, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है जे उसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, वाई इंटू जे कर दिए, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है उससे जेड इंटू के कर दिए। उस तीनों को ऐड करेंगे तो वो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा जो यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट तक आएगा। इस तीनों को ऐड कर देंगे तो वेक्टर ए इसको मान लिए, तो वो इस तरह से बन गया। ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से किसी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बना सकते हो। तो हमने देखते हैं क्वेश्चन 29। तो इसमें कहा जा रहा है इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करो, इसमें साइन एक्स को टी मान लो, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसमें एक्स से यहाँ पे इसमें एक्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कॉस एक्स इंटू ये आ जाएगा डी एक्स, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इधर, इधर डी टी आ जाएगा। इसको करेगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पे डी टी का डी टी अपॉन एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं इसके स्थान पे, और साइन एक्स को टी माने थे तो वो रख देंगे, ये आ जाएगा 0 से पाई अपॉन 2 टी का क्यू और डी टी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पावर में एक ऐड करना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे 3 + 1, और लिमिट दिया गया है 0 से पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे साइन टी को माने थे साइन एक्स, तो रख देंगे साइन एक्स, यहाँ पे टी के स्थान पे फिर से रिप्लेस कर देते हो तो यहाँ पे लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 4/4 आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन 2 साइन एक्स के स्थान पे, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक बार पाई अपॉन 2 रखना है, फिर उसमें माइनस करना है, एक्स के स्थान पे फिर 0 करना है। तो साइन पाई अपॉन 2 पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 4 माइनस इसमें करना है साइन 0 टू द पावर 4/4, और साइन पाई अपॉन 2 1 हो जाता है, इस पर पावर 4 करेंगे तो ये 1/4 ही रहेगा, और इधर माइनस 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इस पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 1/4 आ चुका है प्लस में। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमने अब देखते हैं क्वेश्चन 30। तो 30 क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में। तो ये पावर में एक ऐड करो और इसमें डिवाइड करो, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा। पावर जो है उसमें एक ऐड करना है और टोटल पावर से इसमें डिवाइड कर देंगे, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें एक कांस्टेंट के ऐड करेंगे। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ ऑप्शन बी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 31। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है 1/x का x के रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, दिया गया है 2 से 1 1/x dx कर सकते हो इसे, तो ये log x आ जाएगा, और यहाँ से 2 1 लिमिट दिया गया है। तो इसे ये भी कर सकते हो, x के स्थान पे 2 आ जाएगा, x के स्थान पे एक बार 1 आएगा, इसमें से माइनस होगा, log x के स्थान पे फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे log a माइनस बी होता है तो इसे log 1/2 ऐसे कर सकते हो। log यदि a माइनस log b हो तो ये एक log आता है और a/b हो जाता है। तो इसी ये log की प्रॉपर्टी है इस तरह से। तो यहाँ पे log 1 माइनस log 2 है तो log 1/2 हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उस के वेक्टर के का वेक्टर के साथ ही। तो अभी ऊपर बता चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर का उसी के साथ जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर में आएगा वेक्टर के का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर के साथ, तो एंगल 0 बनेगा और साइन 0 0 हो जाता है। तो ये 0 इंटू एक यूनिट वेक्टर एन आता है। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो ये हो जाता है वेक्टर के का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर के का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इंटू साइन
थीटा एक यूनिट वेक्टर एन आता है। तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आएगा, ये स्केलर होगा, ये स्केलर होगा, ये स्केलर होगा, तो पूरा स्केलर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, चेक, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर ही है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। पर यहाँ पे के का के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो एंगल 0 बनेगा। उसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों पैरेलल होगा एक दूसरे का, क्योंकि हर वेक्टर खुद के पैरेलल होता है। तो पैरेलल होगा, एंगल 0 बनेगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 होगा, और किसी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 वेक्टर बन जाता है। तो ये ऑप्शन डी इसका ट्रू होगा, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, यहाँ पर 0 वेक्टर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देखना है क्या होगा। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे ये सैम्पल स्पेस है, ये सैम्पल स्पेस एस मान लेते हैं, और इस मान लेते हैं इसका कोई इवेंट है ये ए, इसका कोई इवेंट ए है। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट का इवेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर का जो है वो एरिया, ये एक कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा जो कलर्ड कर रहे हैं, ये पूरा आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट में। ये ए मान लेते हैं, अंदर का ए है तो ये पूरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इस और किसी सैम्पल स्पेस का जितना भी इवेंट होता है सबके प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होता है। तो यहाँ पे अगर एस को ये पूरा रेक्टेंगल जो है इसको यहाँ पे मान लिए हैं सैम्पल स्पेस, और इसके अंदर जो ए आ रहा है वो इवेंट ए है, ये ए जो है वो इवेंट ए है, और हम इसके कॉम्प्लीमेंट जो बाहर आ रहा है इसको इवेंट ए डैश मान लिए। तो अगर इस सैम्पल स्पेस का सिर्फ 2 ही इवेंट बनाएं, एक ए है और एक ए कॉम्प्लीमेंट, एक ए ये जो सर्कल आ रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट जो बाहर है एरिया, वो 2 इवेंट मान लिए इस तरह से, एक ए है इवेंट और एक ए डैश है। इस दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे, इस दोनों के प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि सैम्पल स्पेस के जितना भी इवेंट होता है उस सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होता है। तो यहाँ पे इसका इस दोनों का ये इस सैम्पल स्पेस का 2 ही प्रोबेबिलिटी मान लिया कि एक ए बन रहा है एक ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो दोनों इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे देख सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34। तो यहाँ पे 34 में क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखना है क्या होगा। तो ये हो जाता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अगर ये देखना चाहते हो कैसे होता है तो इसको y मान लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, साइन को इस तरफ कर लेंगे तो एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन y, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और डी यहाँ पे आ जाएगा डी साइन वाई, साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा तो वाई को नीचे लाएंगे, टोटल को हम एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इससे चैन रूल से करेंगे। साइन वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर अपॉन इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वो साइन वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो ये कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू कॉस वाई, और इंटू इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और वाई को इस तरफ कर लेंगे कॉस वाई को, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई इक्वल्स टू इधर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कॉस वाई को हम ये भी लिख सकते हैं 1/√1 - साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हम कॉस वाई निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 1/√1 - साइन स्क्वायर वाई, और इस तरफ है डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई साइन वाई यहाँ पे एक्स है तो एक्स रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/√1 इम्प्लाइज 1 - साइन वाई का स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ वाई के स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स करें, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाता है ये 1/√1 - एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन ए में है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35। तो 35 क्वेश्चन में है फंक्शन दिया गया है, ए से बी में फंक्शन है, और ये पूछ रहा है कि वो ऑन टू कब होगा। यहाँ पे एफ सच दैट ए टू बी विल बी एन ऑन टू फंक्शन ऑफ इफ, यहाँ पे इफ आना चाहिए था। तो यहाँ पे ये कब ऑन टू फंक्शन होगा, कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन मान लेते हैं ए है सेट, और एक सेट मान लेते हैं बी है, ए से बी में एक फंक्शन है, ए से बी में एक फंक्शन मान लेते हैं एफ, और कोडोमेन ये बी सेट बी जो हो जाएगा वो कोडोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका
कोई रेंज है, इस फंक्शन का रेंज है ये। ऑन टू कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब इसका सेट बी में जितना भी एलिमेंट है वो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, यहाँ पे किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब इसका रेंज यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल हो जाए। रेंज जो होता है वो फंक्शन का वैल्यू होता है, डोमेन में जितना भी एलिमेंट होता है उसका उस पर फंक्शन का वैल्यू होता है, उसे रेंज कहते हैं। तो अगर फंक्शन को ऑन टू होना है तो रेंज को कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। ये जो होगा ये पूरे बी के इक्वल होना चाहिए। इससे रेंज आर मान लेते हैं तो आर इक्वल टू होना चाहिए बी के। और ये जो होता है ये अगर मान लो यहाँ पे ये फंक्शन का रेंज है तो रेंज कैसा आता है, एफ ए इक्वल्स टू आर है। अगर ये रेंज हो गया और रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए तो ये इक्वल्स टू होना चाहिए बी के। तो एफ ए इक्वल्स टू अगर ऑन टू होना है तो यह बी के होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि डोमेन जो ए है उसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब कोडोमेन के यहाँ पे इक्वल आ रहा है। वहाँ पे इसका रेंज जो होगा एफ ए जो होता है वो रेंज होता है और बी जो है वो कोडोमेन है। ये रेंज जो हो गया वो कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे ऑन टू तब होगा तब यहाँ पे ऑप्शन बी ट्रू होगा, रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। एफ ए जो हो गया वो रेंज हो गया और बी जो हो गया कोडोमेन। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि रेंज है कोडोमेन के इक्वल। तो कोई फंक्शन ऑन टू तभी होता है उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36। तो क्वेश्चन 36 है, इसमें इंटीग्रेशन निकालना है sin टू द पावर 9x dx का और ये लिमिट दिया गया है -π/2 से π/2। तो तुम्हें एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होगी, यदि माइनस ए से ए इंटीग्रेशन होता है और एफ ऑफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाता है। यहाँ पे अगर फंक्शन जो अंदर है वो ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, अगर इस तरह का फंक्शन हो तो ये ऑड फंक्शन होता है, इस केस में इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इस क्वेश्चन में sin टू द पावर 9x। तो x के स्थान पे हम -x रखेंगे और देखेंगे कि माइनस एफ ऑफ एक्स आता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा sin -x, यहाँ पे 9 इस पे पावर है और sin -x ही होता है और पावर ऑड है तो ये सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sin टू द पावर 9x और ये एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे रख देंगे तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ -x आ चुका है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये एक ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे देख सकते हो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करके, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 37। तो यहाँ पे 37 क्वेश्चन में है दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन एडिशन दिया गया है और ये इसके इक्वल दिया गया है। तो इसमें x और y दो कांस्टेंट की जगह वेरिएबल रख दिया गया है, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं और इसके इक्वल करते हैं। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी इंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 8 10 2x आ जाएगा। इसको ऐड करना है हमें 1 y 0 1 में और ये इक्वल दिया गया है 7 0 10 5 के। तो यहाँ पे इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 को 1 में ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 8 को y में ऐड करेंगे तो 8 प्लस y आ जाएगा, 10 को 0 में ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2x को 1 में ऐड करेंगे तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसका एडिशन ये होगा और दिया गया है ये 7 0 10 5 के इक्वल है। तो अगर दो एलिमेंट दो इन मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री के इक्वल होता है। 7 7 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है, तो ये 8 प्लस y ये 0 के इक्वल होगा। तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू होगा 0 के, यहाँ से y आ जाएगा -8, तो y -8 है और x ये 2x इस 5 के इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 के। तो यहाँ पे 1 इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4 और यहाँ से x इक्वल्स टू 2, इस 4 को कैंसिल करके 2 देगा तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो x 2 है और y -8 है, x 2 है y -8 ऑप्शन बी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो तुम्हें पता होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस के। लेकिन यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इसमें के ऐड नहीं करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका tan इनवर्स x और लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। तो ये इसको इक्वल टू हो जाएगा, हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं 0 से 1 1 अपॉन इसको dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे एक बार 1 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, tan इनवर्स x के स्थान पे फिर 0 रखेंगे और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 और माइनस tan इनवर्स 0 का 0 ही होता है। तो ये π/4 ही आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 39।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तुम यहाँ पे भी देखोगे ये फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन वो इस तरह का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। अगर इस तरह का हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो हो जाता है इसका ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स आ जाता है। तो यहाँ पे देखोगे पी ऑफ एक्स है सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वह सेक एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर जो हो जाएगा आई एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, सेक एक्स का ये हो जाता है ई टू द पावर लॉग, ऊपर भी इसका इंटीग्रेशन किए थे, सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये हो जाएगा, और बेस में ई लॉग के बेस में ई होता है। अगर इस तरह से होता है क्वेश्चन में सब नेचुरल लॉग नहीं दिया रहता है, तो इस तरह से हो लॉग कुछ फंक्शन होगा यहाँ पे और बेस में ई होगा, बेस में जो है लॉग क्या हो वो लॉग उसी पावर है उसी पे, तो इसका जो यहाँ पे फंक्शन होता है उसी के इक्वल हो जाता है। यदि लॉग ए टू द पावर लॉग बेस ए और यहाँ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल हो जाता है, जो बेस में है और लॉग उसी पे पावर है, तो ये जो होता है यहाँ पे उसी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे लॉग के बेस में ये है और ये पूरा लॉग ई पे ही पावर है, तो ये जो हो जाएगा इस सेक एक्स प्लस टेन एक्स के ही इक्वल हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे इंटीग्रेट जो करते हैं टू द पावर से कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया गया है, तो हमें यूनियन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। और ये तीनों वैल्यू पता है, रख देंगे। ए है हमारे पास 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन दिया गया 1/4। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम 8 आएगा, ये 3 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा ये 4 आ जाएगा, माइनस ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस होगा 5/8 आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41। तो 41 क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें एक चीज़ पता होगा, डी कॉट स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक मिनट, कॉट एक्स का सिर्फ कॉट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, -1 कॉन्स्टेंट है, इसे अंदर भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा डी माइनस कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम, इसको यहाँ पे लिखते हैं डी माइनस कॉट एक्स अपॉन डी एक्स है, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको भी इंटीग्रेट कर देना, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर दिए एक्स से, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है इस फंक्शन माइनस कॉट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से उसी जो रिजल्ट आ रहा है उसी को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो अंदर जो फंक्शन हमें वही मिलेगा, ये कॉट एक्स के माइनस कॉट एक्स के इक्वल हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन है कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल आ चुका है। यहाँ पे एक कांस्टेंट के ऐड करेंगे, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसमें लास्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस के इक्वल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से इससे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42। तो 42 क्वेश्चन में इसका कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो सही हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, अगर यहाँ पे y को मैक्सिमम 2 टाइम्स ही डिफरेंशिएट किया जा रहा है, अगर किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, अगर y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर फर्स्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका ऑर्डर। और y को अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, ये y को x के रिस्पेक्ट में सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव किया जा रहा है, तो ये सेकंड
सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है इसमें मैक्सिमम y को x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितना टाइम्स डेरिवेटिव इसमें शामिल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव शामिल है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43। तो यहाँ पे 43 में कहा जा रहा है अगर x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो देन 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² के इक्वल होता है। तुम्हें अगर इसका प्रूफ देखना है तो तुम्हें एक चीज़ पता होगा, साइन 2x का tan के रूप में फार्मूला हो जाता है 2 tan, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, 2 tan थीटा अपॉन ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये इसका ये 2 tan 2 थीटा का यहाँ पे फार्मूला हो जाता है tan के रिस्पेक्ट में। अगर हम यहाँ पे tan थीटा को मान लें x और थीटा यहाँ से निकालेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रख देंगे, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ x यूज कर लेंगे, जहाँ जहाँ थीटा हुआ tan इनवर्स x यूज कर लेंगे। और इसको हम साइन 2 थीटा है तो साइन को इस तरफ करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। tan थीटा के स्थान पे x और थीटा के स्थान tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 2 थीटा है तो इम्प्लाई ये होगा 2 tan इनवर्स x आ जाएगा और इक्वल्स टू इस तरफ आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा के स्थान पे x रख लेंगे तो ये x आ जाएगा 1 + यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये tan 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो ये ऑप्शन ए में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरह से इसका प्रूफ भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने को कह रहा है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इस दोनों 1 और x को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर y और -1 को मल्टीप्लाई करो। तो ये आ जाएगा, यहाँ से दिया गया है 1 - 1 है y और x। तो यहाँ पे 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से क्रॉस में, तो ये 1 × x आ जाएगा। माइनस देना है, अब y को -1 से मल्टीप्लाई करना है, y × -1। तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये x माइनस प्लस हो जाएगा और ये y आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा a में जो है x + y। तो इस तरह से इसे एवेलुएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन द रिलेशन आर टू बी परपेंडिकुलर इज। एक प्लेन में जितना भी स्ट्रेट लाइन है वो उस स्ट्रेट लाइन को लेकर एक रिलेशन दिया गया है कि वह परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, या फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, या सिमेट्रिक रिलेशन होगा, या फिर इसमें से नन ऑफ दिस कोई भी नहीं होगा। तो किसी प्लेन में जितना भी यहाँ पे लाइन दिया गया है सबके बीच एक रिलेशन दिया गया है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर एक में मान लीजिए रिफ्लेक्सिव में जो होता है ए रिलेटेड होता है ए से, अगर ये कोई लाइन है तो यहाँ पे रिलेशन दिया गया है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता। अगर ये एक लाइन बना दें तो ये लाइन इसी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। एक मिनट, अगर एक लाइन बना दें, ये एक लाइन है प्लेन में, तो ये लाइन खुद के पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि हर लाइन खुद के पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लो ए सिमेट्रिक होने के लिए ए रिलेटेड होता है बी से, तो इम्प्लाई ये बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अगर ए रिलेटेड है बी से तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। अगर ए कोई लाइन है और बी भी कोई लाइन है, ए रिलेटेड बी से होने का क्या मतलब है, ए परपेंडिकुलर है, ए कोई लाइन मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है बी से, तो अगर ए परपेंडिकुलर बी होगा तो ए रिलेटेड होगा बी से। ये लाइन बी मान लेते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए रिलेटेड है बी से। तो और इम्प्लाई ये करना चाहिए बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से। तो ए अगर परपेंडिकुलर है बी से तो बी भी परपेंडिकुलर होगा ए से, तो ये सिमेट्रिक होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो अब तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर ट्रांजिटिव में ये होता है कि यदि ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। यहाँ पे ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। ए रिलेटेड होना चाहिए बी से कहने का क्या मतलब है कि ए अगर लाइन मान लेते हैं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के, ए लाइन है और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के, तो ये ए रिलेटेड होगा बी से। ए परपेंडिकुलर है बी के मतलब ए रिलेटेड है बी से, और बी रिलेटेड होना चाहिए सी से। क्या कहने का क्या मतलब है कि ए अगर लाइन कोई सी होगा तो वह बी पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ए बी रिलेटेड होगा सी से। तो ए रिलेटेड है बी से, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन सी के परपेंडिकुलर है नहीं, पैरेलल हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
तो यहाँ पे सिर्फ सिमेट्री होगा जो कि ऑप्शन सी में है, तो ये सही हो जाएगा। तो एक प्लेन में लाइंस का सेट है और रिलेशन दिया गया परपेंडिकुलर होने का, तो सिर्फ सिमेट्रिक सही होगा। ए परपेंडिकुलर होगा बी का, तो बी भी परपेंडिकुलर होगा ए का। लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन में कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है। और यहाँ पे सी में ए परपेंडिकुलर है बी का, बी परपेंडिकुलर है सी का, तो यहाँ पे ए और सी ये दोनों पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 46। तो इसमें कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, इसका फॉर्मूला ऊपर भी बता चुके हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सी के सही होगा। ये इक्वल्स टू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47। तो इसमें निकालना है साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाता है। ये कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। ये देखना चाहते हो कैसे होता है, तो इसको मान लो y साइन इनवर्स 1/x को y मान लेंगे, तो यहाँ से 1/x निकाल लेंगे, तो ये आएगा साइन y। और तुम्हें इस साइन y को कोसेक y भी लिख सकते हो, तो ये 1/x साइन y इक्वल टू हो जाता है 1/कोसेक y। साइन अगर a है तो ये 1/कोसेक a हो जाता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन y 1/कोसेक y हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक y इक्वल्स टू x आ जाएगा। और यहाँ से हम y निकालेंगे तो कोसेक इस तरफ आएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कोसेक इन्वर्स x हो जाएगा। और y हम माने थे यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू ये आ जाएगा कोसेक इन्वर्स x। तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो, ये इसके इक्वल होता है कोसेक इन्वर्स x के। तो ये ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रूफ देख सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 48। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये π/2 के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल सेम हो, बीच में प्लस हो और साइन कॉस दोनों इनवर्स में हो, तो ये π/2 के इक्वल हो जाता है। तो डी π/2 हो जाएगा। और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये ऑप्शन ए में है, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है जी एक्सिस का। जी एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो यूनिट वेक्टर का आई जे के कोफिशिएंट में जो होता है, वो अगर पॉइंट बना लेंगे वो सबको लेकर, तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो जी एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर के, और इससे इसका जो हो जाता है कोऑर्डिनेट वो 0, 0, 1 हो जाता है। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ये ट्रू हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर का आई जे के कोफिशिएंट में जो होता है वो होता है। उस आई जे और के कोफिशिएंट में जो उसे एक पॉइंट बना लेंगे, कॉमा दे के लिख देंगे, तो वो डायरेक्शन कोसाइन इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो सही हो जाएगा। जी एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर के होता है, उसका यहाँ पे हो जाएगा। इसके जो वेक्टर के को हम ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर 0 इंटू वेक्टर आई प्लस 0 इंटू वेक्टर जे प्लस यहाँ पे वेक्टर के कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0, 1, 0, 0, 1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 50। तो ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2019 का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए मैट्रिक्स ए और पूछ रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश। यहाँ पे ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स देखना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए दिया गया, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालोगे उससे ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो को कॉलम बना दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो में है 1, 2, 3, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1, 2, 3। और ये सेकंड रो जो है 4, 5, 6 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो 4, 5, 6 ये सेकंड कॉलम बना दिए। तो ये इसका ट्रांसपोज है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हो। तो ये हो गया सॉल्व यहाँ पे 1 से 50 तक। अब आगे नहीं है। यहाँ पे इस सेट के इस पीडीएफ के लास्ट में हम इसका आंसर की भी अटैच कर दिए हैं। इसका ये सेट जी है हमारे पास, उसका 1 से 50 तक जो सॉल्व किए उसका आंसर की भी यहाँ पे डाल दिए हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये था 2019 में जो पूछा गया था बिहार बोर्ड के मैथ के एग्जाम में इंटर का, उसका 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये इसमें आंसर की भी अटैच कर दिए हैं। ये था हमारे पास सेट जी। तो अगर ये तुम पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
तो 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया था मैथ का इंटर में, उसका 1 से 50 तक 2019 का सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम करेंगे कि 2018 में जो 2018 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में इंटर में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा 1 से 50 तक उससे सॉल्व करेंगे। तो मिलता है अगले वीडियो में बहुत जल्द।